नेचुरल ऑर्डर होने की वजह से हमने ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को चूज़ कर लिया। अब इसके बाद इस टेस्ट की भी तो अपनी फर्दर अजम्पशन है, जिसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन। तो फिर हमें उसे भी तो टेस्ट करना है ना। अब अगर हम कोई टेस्ट चूज़ कर रहे हैं और वो अजम्पशन वायोलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस टेस्ट को यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं। तो हमने अजम्पशन चेक की टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन की, अगर वो फुलफिल है तो हम ऑर्डिनल ही को यूज़ करेंगे, उसके रिजल्ट्स और इंटरप्रिटेशन सारा कुछ हम लेंगे। लेकिन अगर वो अजम्पशन वायोलेट हो रही है तो फिर हम उस वायोलेटेड डेटा के साथ हम ऑर्डिनल के रिजल्ट्स को आगे शो नहीं करवाएंगे, फिर हम मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चलेंगे। तो वहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आएगी कि हम मल्टीनोमियल यूज़ कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन हम जो इंटरप्रिटेशन दे रहे होंगे वो ऑर्डर इग्नोर करके हम दे रहे होंगे, जो डेटा का ऑर्डर है ना वो फिर हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा गिव एंड टेक है। बाकी हमें अजम्पशन जो है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सर। जी, तो आज ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वर्क हम देखेंगे। और वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, आई नो, और मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं ये कह दूँ और आप ये समझ लें कि ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे 1-2 लेक्चर हो गए और हमें इसका थॉरोली हमें इसका आइडिया हो गया है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और इसकी एप्लीकेशन पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इस स्टडी से वास्ता पड़े फ्यूचर में, तो फिर आपको आसानी रहे। मतलब इतना ये ना हो कि आपने चीज़ सुनी ही ना हो। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने अपने एमफिल के स्टूडेंट को इतना परफॉर्म करवाया हुआ है और उन लोगों की डिग्री हो चुकी है। तो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो जो इम्पोर्टेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ उसी को आपने प्रिपेयर कर लेना है और वो वही आपके एग्ज़ाम का हिस्सा होगा। लाइक कल जिस तरह मैंने बताया, तो ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की डेफिनेशन हो गई, फिर उसके अंदर उसकी अजम्पशंस आ गई, फिर अजम्पशंस में पैरेलल लाइन अजम्पशन पे हमने थोड़ी डिटेल बात की, और फिर एंड पे हमने जो ऑलरेडी रिजल्ट निकले हुए थे उसकी इंटरप्रिटेशन पे हमने बात की। तो आज भी इसी में हम थोड़ा सा मॉडल फिटिंग के हवाले से थोड़ा ऐड करके तो कल वाले काम को रिवाइज कर लेंगे, तो और आपकी अच्छी इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। सो होप सो कि आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ सीख रहे होंगे। ये कंप्लीट स्टडी है और ये रिसर्च के हवाले से बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों की बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है तो इट मीन्स आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग अगर एमफिल का थीसिस लिखते हैं और आपका अप्लाइड काम है, तो आप बड़े आराम के साथ आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपकी ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी बन गई, जिस तरह अभी ऑर्डिनल की हम बात करें, तो फिर आपके पास वैरायटी में इजाफा हो जाएगा। तो आप अपना ऑर्डिनल का काम भी चलाएंगे, इसी तरह मल्टीनोमियल का भी चलेगा और बाइनरी लॉजिस्टिक का भी चलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज हमने जो बात करनी है सिंपली वो रिज़ल्ट बेस्ड है, जो ऑलरेडी मैं आपसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ जेनेटिक पॉपुलेशन की। जो एल्डर पॉपुलेशन है उन लोगों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें डिक्लाइन की क्या वजूहत हैं। तो मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसके अंदर जो डिक्लाइन आता है उसके रिस्क फैक्टर ढूंढने वाली स्टडी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैंने कल भी आपको बताया था रिस्पॉन्स वेरिएबल की 3-4 कैटेगरीज थी। नंबर 1 पे वो लोग थे जिनका फंक्शनल स्टेटस बेहतर था, यानी वो घर के काम काज और घर से बाहर की ट्रैवलिंग वगैरह भी कर लेते थे। दूसरा ग्रुप उन लोगों का था, उन बुजुर्ग हजरात का था जो घर में अपना और घर का काम तो कर लेते थे, बट वो घर से बाहर के काम उनसे कवर नहीं होते थे। तीसरा बुजुर्ग हजरात के उन लोगों का ग्रुप है जो सिर्फ अपना काम कर सकते थे, मतलब वॉशरूम जाना, खाना खाना, तो वो अपना सिर्फ अपनी हद तक। और चौथा वो ग्रुप जो इवन अपना काम भी नहीं कर पाते थे, फैमिली मेम्बर्स को उन्हें सपोर्ट करना पड़ता था। तो ये नेचुरली ऑर्डर के साथ रिस्पॉन्स वेरिएबल था और इस पर ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म की गई। तो
तो आज हम इसमें जो कवर करेंगे, जो आप लोगों को भी सीखना है कि आप मॉडल फिटिंग पहले चेक करेंगे। यानी आप देखोगे कि जौन सा मॉडल हमने चूज़ किया है, यानी मॉडल से मतलब आपने रिस्पॉन्स वेरिएबल को देखते हुए, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को देखते हुए आपने ये डिसाइड किया दैट आई शुड यूज़ ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया, बट अब ये देखना होगा कि आपकी डिसीजन जो थी वो किस कदर मॉडल फिटिंग की तरफ जा रही थी, यानी बेटर फिट थी वो। तो पहले 2 पॉइंट में हम ये देखेंगे, मॉडल फिटिंग और गुडनेस ऑफ इट सिंपली रिजल्ट्स बेस्ड है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर टेस्ट ऑफ पैरेलल अजम्पशन को हम कैसे देखते हैं, वो भी इसी डाटा सेट से हम देख लेंगे। फिर इसी डाटा सेट, कल मैंने 1 या 2 वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन शेयर की थी, तो आज 4-5 ले रहा हूँ ताकि इंटरप्रिटेशन फिर रिवाइज हो जाए। और लास्ट पे मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एग्जांपल आपसे शेयर करूँगा, और इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह अगली क्लास में हम करेंगे। तो ये थोड़ा सा काम आज हमें कवर करने, तो इसमें आप देखते हैं हम सबसे पहले मॉडल फिटिंग। तो सपोज करें कि आपने डाटा ले लिया, और इसमें अब थोड़ा आपको सपोज करना पड़ेगा, ज़ाहिर है आपके पास डाटा नहीं है, तो आपने डाटा लिया, जिस तरह मेरे पास था 400 के करीब लोगों का डाटा था, तो उस पर मैंने ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म की। तो सिंपली वहाँ पे ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं, हमें रिजल्ट्स पे आना है। तो ये देखें, जब मैंने मॉडल फिट चेक करना चाहा, तो ये पी वैल्यू आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंस की 0.000, मतलब ये वेरी लो है पी वैल्यू। तो मॉडल फिट की वजह से अब आपने यहाँ याद रखना है, जो हाइपोथेसिस हम लिखते हैं, मॉडल इज बेस्ट फिट ओनली विद इंटरसेप्ट। तो मॉडल फिटिंग चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या हमारा जो मॉडल है वो सिर्फ इंटरसेप्ट के साथ चलेगा, यानी कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हम नहीं लेते, तो मॉडल बेस्ट फिट है। और अल्टरनेटिव में हम कह रहे हैं कि नहीं, मॉडल बेस्ट फिट होगा अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंक्लूड करेंगे हम। तो ये मॉडल फिटिंग के लिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो आई रिपीट, एच नॉट में हम कह रहे हैं नो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ मॉडल बेटर फिट, और H1 में हम कह रहे हैं विद ऑल इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के साथ मॉडल बेटर फिट। तो अब हमारी जो पिछली स्लाइड पे पी वैल्यू आ रही थी वो 0.000, वेरी लो, तो हम फॉरन डिसीजन लेंगे कि सिंस पी वैल्यू इज स्मॉलर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी रिजेक्ट H0 and accept H1 and conclude that model is best fit with explanatory variables। यानी ये नहीं है कि जो रिस्क फैक्टर हमने सोचे थे जेरेट्रिक पॉपुलेशन के फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन के, तो वो गैर ज़रूरी है, नहीं वो ज़रूरी है, मॉडल उन वेरिएबल्स के साथ बेस्ट फिट है। तो ये पहली बात होगी। इसके बाद गुडनेस ऑफ फिट की जब हम बात करें, तो उसमें अब ये बात होगी कि जो हमने वेरिएबल चूज़ कर लिए, यानी ये हमने डिसाइड कर लिया कि हम विद इंटरसेप्ट नहीं चलेंगे सिर्फ, बल्कि हम ऑल इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के साथ हम स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो जब ये हमने डिसाइड कर लिया, तो अब हमें ये देखना है कि क्या उन सारे वेरिएबल्स को जो हमने स्टडी करना थे, जो हमने इंक्लूड किए, तो क्या उनकी इंक्लूजन जो है उससे मॉडल गुड फिट है, बेस्ट फिट है। तो उसके लिए उसी तरह आपने याद रखना है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए काई स्क्वायर या फिर डेविएंस टेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पी वैल्यू आ रही है वो बड़ी हाई आ रही है, हाई पी वैल्यू। तो ये पिछले स्लाइड पे वेरी लो और यहाँ पे वेरी हाई। तो अब यहाँ देखें मॉडल H0 हम कैसे लिखेंगे, H0 हम लिखेंगे मॉडल इज गुड फिट टू डेटा, और H1 मॉडल इज नॉट गुड फिट टू डेटा। तो यानी जो मॉडल हमने ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का चूज़ किया है, तो वो गुड फिट टू द डेटा है। तो अब आप देख रहे हैं कि पी वैल्यू बड़ी हाई आ रही है हमारी, तो हम फ़ौरन इसका डिसीजन लेंगे एज पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू, सो वी accept H0 and conclude that
मॉडल इज गुड फिट टू द डेटा। तो जो हमने मॉडल चूज किया है वो डेटा के लिए गुड फिट है। सो ये दो चीज़ें आप क्लियरली देख लें। मॉडल गुड फिट टू द डेटा के लिए ज़रूरी है कि पी वैल्यू हाई हो। तो यहाँ तक दो चीज़ें होगी। जो हमने मॉडल फिट देखना था तो उसके लिए हमने ये देखा कि क्या सिर्फ इंटरसेप्ट से बात चलेगी, यानी नो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नीडेड, या ऑल इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर नीडेड। तो इसके साथ हमने डिसीजन लिया। फिर हमने ये देखा कि जो डेटा है क्या वो भी मॉडल को सपोर्ट करे या नहीं कर रहा, क्या डेटा इस कदर बेहतर है कि वो हमारे ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की परफॉर्मेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो वो भी हमें पता चल गया। तो अब इसमें डियर स्टूडेंट बिल्कुल भी आपसे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बॉदर नहीं करना ये रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। आपने जो याद रखना है वो ये थ्योरी, ये रूल और ये डिसीजन। इसके बाद टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस की assumption है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन, दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज सेम अक्रॉस ऑल थ्रेशोल्ड्स। तो जिस तरह मैंने कल कहा था आज फिर रिपीट कर दूं। टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट आ रहा है, उसका जो इफेक्ट आ रहा है बीटा, वो सेम है अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द रिस्पांस वेरिएबल। तो इसीलिए हम कह रहे थे एट और बिलो। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट और बिलो एवरी कैटेगरी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेम। तो ये टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन की अजम्पशन। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे पास पी वैल्यू है वो जो डेटा इन्होंने यूज़ किया था, जो मेरा स्टूडेंट था, तो उस डेटा के मुताबिक पी वैल्यू हाई आ रही है वंस अगेन। तो अब हम देखते हैं इसके लिए जो मॉडल हमें चाहिए होगा, हाइपोथेसिस। तो एच नॉट हम लिखेंगे पैरेलल लाइन अजम्पशन इज नॉट वायोलेटेड, और एच वन में पैरेलल लाइन अजम्पशन इज वायोलेटेड। तो चूंकि पी वैल्यू हमारी हाई आ रही है तो हम कहेंगे एज पी वैल्यू इज ग्रेटर देन level of significance, so we accept H naught and conclude that the assumption of test of parallel line is not violated। तो ये बात यहाँ पे स्टैंड करती है। assumption हमारी अब फुलफिल हो रही है। अब ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। यहाँ तक तीन बातें आपसे हो गई। तो अब लास्ट है इस पे इंटरप्रिटेशन वंस अगेन। तो इसको केयरफुली हमें देखना है। जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, कल मैंने एजुकेशन वेरिएबल के लिए आपसे रिजल्ट शेयर किए थे। तो आज आप देखें मैंने 5-6 वेरिएबल लिए। तो ये बेसिकली रिस्क फैक्टर हैं या पॉसिबल फैक्टर हैं जिसकी वजह से बुजुर्ग हजरात का फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन कर सकता है। तो ये ज़रा वेरिएबल की डिटेल देखें। लिविंग विद स्पाउस, लिविंग इन जॉइंट विद रिलेटिव्स। तो ये देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग है वो रह किसके साथ रहा है, क्या अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं या फिर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो ये लिविंग विद के दो लेवल हो गए। इसके बाद इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो क्या वो जो बुजुर्ग है उसका अपना सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नहीं है। इसी तरह हेल्थ स्टेटस है। तो ये तीसरा वेरिएबल है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि उस बुजुर्ग को एज के अलावा कोई डिजीज़ भी है या नहीं है। तो नो डिजीज़ या एटलीस्ट वन डिजीज़, इसके ये दो लेवल। चौथा वेरिएबल है रूटीन डेली एक्सरसाइज। तो वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। फिर अगला वेरिएबल है इमोशनल सपोर्ट। क्या उन्हें ज़हनी सुकून देने के लिए उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट भी हासिल है या नहीं। क्या उन्हें सिर्फ चीज़ें ही नहीं, मटेरियल ही नहीं, बल्कि उन्हें केयर, उन्हें लव, उन्हें उन्हें केयर और उनके साथ जो इमोशनली अटैचमेंट है क्या वो भी उन्हें अवेलेबल है या नहीं है। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल हैं, मैं कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब इसके रिजल्ट्स की तरफ हम आते हैं। पहला कॉलम बीटा कोएफिशिएंट्स का, दूसरा स्टैंडर्ड एरर का, तीसरा वार्ड स्टैटिस्टिक का, चौथा पी वैल्यू का, अगला कॉलम ऑड्स रेशो का और लास्ट पे कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो स्टैंडर्ड एरर देखें हम।
तो स्टैंडर्ड एरर में कोई भी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 2 से बिगर नहीं है। सो इट मीन्स मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है इस डाटा सेट में। ठीक है ना, ये भी तो देखना है ना हमने रिजल्ट्स की मदद से। इसके बाद ये देखें ओवरऑल रिजल्ट्स को कैसे हम लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर देखा और सबसे पहले अजम्पशन को देख लिया। इसके बाद आप पी वैल्यू वाला कॉलम देखें, सिग्निफिकेंस वाला कॉलम। तो इसमें देखें सभी जो वेरिएबल हैं उनके रिजल्ट्स यानी उनकी जो पी वैल्यू है वो बड़ी लो है। मतलब इसका ये हुआ कि जो वेरिएबल मैंने मॉडल में चूज़ किए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मैं जनरल डिसीजन ले रहा हूँ, वन बाय वन तो लेते हैं ना, उससे पहले जनरली देखें। पहले मल्टी कोलिनियरिटी की अजम्पशन चेक कर ली। इसके बाद पी वैल्यू से देखा कि क्या जो मैंने कंट्रीब्यूटर यानी जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंक्लूड किए वेदर दे आर रेलेवेंट और नॉट। so since p value for all variable is very low, then we will say that the explanatory variables which are included in the model are all important। ये सारे के सारे important हैं। अब वन बाय वन इनकी इंटरप्रिटेशन को हम देखें। तो लिविंग विद स्पाउस जो है और लिविंग विद जॉइंट फैमिली, जो जॉइंट वाला ये रेफरेंस कैटेगरी यानी हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो लिविंग विद स्पाउस में जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है और जब उसका एक्सपोनेंट लिया तो वो लेस देन 1 है। तो डेफिनेटली जौन सा कोफिशिएंट बीटा का नेगेटिव साइन के साथ आ रहा होगा तो उसकी ऑड रेशो की वैल्यू लेस देन 1 आ रही होगी। तो ये भी एक जनरल ट्रिक है हमारे पास। और अगर बीटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पे हमारे पास ऑड रेशो की वैल्यू बिगर देन 1 आएगी। अब ऑड रेशो की वैल्यू आ रही है 0.662। अब ज़रा गौर कीजिएगा इंटरप्रिटेशन के हवाले से। तो पहले मैं इसका ज़रा थीम समझ लूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो बुज़ुर्ग हजरात लिविंग विद स्पाउस हैं, अपने फैमिली अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, बीवी के साथ रह रहे हैं, तो उनका जो फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन है वो कम है, लेस देन 1 है ना ऑड रेशो। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जौन से एल्डर पीपल लिविंग विद स्पाउस हैं उनका फिजिकल फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन जो है वो कम है एज कंपेयर टू वो लोग जो अपने जॉइंट सिस्टम में या अदर रिलेटिव्स के साथ वो रह रहे हैं। मतलब केयर उन्हें मिल रही है लेकिन एग्जैक्ट केयर नहीं मिल रही, वो लिविंग विद रिलेटिव्स हैं। तो ये बात मैंने जो की है ये बिल्कुल बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पैटर्न पे मैंने कर दी। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ। दोज एल्डर पीपल्स which are people which are living with spouse, the odds of physical functional status decline is 0.662 times than those people which live with relatives। और ये जो मैंने बात की ये बाइनरी लॉजिस्टिक की तरह। अब मैं वो कॉमा लगाऊंगा उसी तरह जिस तरह कल बताया था, साथ में ऐड करूंगा एट और बिलो ईच कैटेगरी ऑफ रिस्पांस वेरिएबल। तो रिस्पांस की हर कैटेगरी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर कॉमा लगाऊंगा और कहूँगा कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तो ये अब इंटरप्रिटेशन मुकम्मल है। इसको फिर देखें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो बुज़ुर्ग हजरात जो अपनी बीवी के साथ रह रहे उनकी जो फिज़िकल फंक्शनल स्टेटस की जो एक्टिविटी है या उसका जो डिक्लाइन है वो कम है एज़ कंपेयर टू वो लोग जो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। और ये जो वैल्यू है बीटा की या ऑड्स रेशो की 0.662 टाइम, इसका जो इफ़ेक्ट है वो रिस्पांस की चारों कैटेगरीज के लिए बराबर है। यानी कोई बुजुर्ग घर के और बाहर के काम कर रहे, घर के काम कर रहे, सिर्फ अपने काम कर रहे या कोई काम नहीं हो रहा, तो सब कैटेगरीज के लिए जो लिविंग विद स्पाउस का इफेक्ट है वो सेम है। ये मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, और ये पैरेलल लाइन की अजम्पशन हमें गाइड कर। चले अगर कोई कमी रहती है तो अगले वेरिएबल्स में हम देख लेते हैं। अब है इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। यस, तो अब मैं ये कहूँगा
पहले तो इसका जनरल व्यू ग्रैब करें, फिर इसकी वो रटालाइजेशन जो उसको बाद में इम्प्लीमेंट करें। पहले ग्रैब करें आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। जिन बुजुर्ग हजरात का अपना सोर्स ऑफ इनकम है तो उनका फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन कम है, क्योंकि ऑड्स रेशो की वैल्यू आप देखते हैं अगेन 0.766 है, लेस देन 1 है। वो बुजुर्ग हजरात जिनका सोर्स ऑफ इनकम अपना है, जो किसी के मोहताज नहीं है, तो वो खुद खा पी लेते हैं, अपनी केयर कर लेते हैं, तो उनका जो फिजिकल फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन है वो कम है एज कंपेयर टू वो लोग जिनका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और फिर कॉमा लगा के उसी तरह हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो एट और बिलो ईच कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल स्टैंड करेगी। सही हो गया जी। मैं इसको फिर इंटरप्रेट कर दूं। द ऑड्स ऑफ फिजिकल फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन for those respondents which have their own independent source of income is 0.766 और ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ less than those individuals which have no own independent source of income, तो comma at or below each category of the response variable। तो ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन हो गई सोर्स ऑफ इनकम के लिए। ये डेवलप हो रही अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसके बाद थर्ड वेरिएबल है हेल्थ स्टेटस। तो अब इसमें पहले ओवरव्यू ले लें जनरल, फिर आप उस पैटर्न में उस सांचे में इंटरप्रिटेशन को डालें। तो कोशिश करें ये जो 3-4 लाइनें हैं इनको लिख के याद कर लें और फिर अकॉर्डिंगली जो जो डाटा है वो पुट करके आप अपनी इंटरप्रिटेशन करते जाए। तो यहाँ देखें हेल्थ स्टेटस नो डिजीज़, जिन बुजुर्ग हजरात को कोई डिजीज़ नहीं है तो देखें उनकी भी फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन करने की जो ऑड्स की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। मतलब जिन बुजुर्ग हजरात को अपने बुढ़ापे में कोई बीमारी नहीं होती तो उनके हाथ पांव बड़ा अच्छा चलते रहते हैं, मतलब वो फिजिकली जो डिक्लाइन है उनका वो कम होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जिन्हें कम से कम एक डिजीज़ है, एटलीस्ट 1 डिजीज़। इसके बाद रूटीन डेली एक्सरसाइज यस और नो। तो जो बुजुर्ग हजरात रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं तो उनका भी फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वो बुजुर्ग हजरात जो एक्सरसाइज नहीं करते। यानी एक्सरसाइज करने से भी जो अज़ा हैं हमारी बॉडी के वो ज़्यादा फंक्शनल रहते हैं। इसके बाद इमोशनल सपोर्ट है, तो उसमें गौर कीजिएगा लो, जो पहली कैटेगरी है वो लो और नीचे हाई। अब ये हमारे लिए एज अ सोसाइटी बड़ा अलार्मिंग है, और खुदा करे आप नेक लोग हैं तो आपकी वजह से और आपकी दुआ की वजह से हम भी अपने बुज़ुर्ग हजरात को ना सिर्फ खाना और चीज़ें ही प्रोवाइड करें बल्कि हम उन्हें जो उनको ज़रूरत है कि कोई उनके पास बैठे और उनको सुने और उनका माजी जो है वो किसी से वो शेयर कर सकें, तो अल्लाह करे कि हम ये टाइम भी उन्हें दे सकें। हम उनको सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ साथ हम उन्हें केयर और जो प्यार है और एहतराम है वो खुदा करे हम दे सकें। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं मेरे स्टूडेंट की, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन बुज़ुर्ग हजरात का इमोशनल सपोर्ट लो है, यानी उन्हें फैमिली से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती, तो उनके फिज़िकल फंक्शनल स्टेटस डिक्लाइन का जो रिस्क है वो 4.5 गुना बढ़ जाता है। यानी वो जल्दी उनके आज़ाद जो वो डैमेज हो जाते हैं और वो किसी काम काज के काबिल नहीं रहते जिन बुज़ुर्ग हजरात को इमोशनल सपोर्ट कम मिल रही है फैमिली से या फैमिली मेम्बर से। तो ये इंटरप्रिटेशन और मॉडल फिटिंग के हवाले से कुछ बातें थी जो मैंने आज रिपीट करना था। तो वंस अगेन मैं समझता हूँ ग्रुप में कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, कुछ जो है वो हिचकिचाते रहते हैं, नहीं कर पाते। तो वो जो शर्माते हैं वो हमें पता है कि वो कितने शर्मीले हैं,
तो वो क्वेश्चन अगर यहाँ नहीं करते तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेपरेट कर ले, कोई इशू नहीं है, वेलकम, बट अपनी लर्निंग जो है वो इंक्रीज करें। तो अगला हमारा टॉपिक, इसकी थोड़ी बेस बना के इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, वीकेंड है तो आप लोगों के पास टाइम होगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके यूजेस और एप्लीकेशन, तो डेफिनेशन और एग्जांपल सिर्फ आपको बतानी है। Multinomial logistic regression is used to model nominal outcome variable in which the log odds of the outcome are modeled as a linear combination of the predictor variables. सारा कुछ सेम है बाइनरी लॉजिस्टिक की तरह, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह। डिफरेंस सिर्फ एक है कि वेरिएबल हमारा जो रिस्पॉन्स है वो नॉमिनल होगा और उसकी कैटेगरीज 2 से ज़्यादा होंगी। नॉमिनल होगा और कैटेगरीज 2 से ज़्यादा होंगी। तो ये मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। और इसमें अगेन आप देखें, हम मॉडल करते हैं अपने नॉमिनल रिस्पांस वेरिएबल को लॉग ऑड्स ऑफ दी ऑल इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और जैसे ही हमने लॉग ले लिया तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है प्रिडिक्टर के साथ। एग्जांपल यहाँ 3 आपसे शेयर करनी है। पहली एग्जांपल है, people's occupational choice might be influenced by their parents' occupation and their own education level. जो इंडिविजुअल्स जब कोई पेशा, कोई ऑक्यूपेशन इख्तियार करते हैं, चूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का डेफिनेटली इफेक्ट होता है कि उनके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या था, एक चीज़, एंड देयर ओन एजुकेशन लेवल, और वो खुद कितने पढ़े लिखे। यानी किसी इंडिविजुअल का किसी ऑक्यूपेशन का को चूज़ करना डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या था और उनकी एजुकेशन क्या। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, मैं यहाँ सिर्फ 2 बता रहा हूँ। We can study the relationship of one's occupation choice with education level and father's occupation. The occupational choices will be the outcome variable which consist of 2 categories of occupations. तो जो occupational choice है तो वो, अब ये रिस्पांस की मैं बात कर रहा हूँ ना, यानी रिस्पांस वेरिएबल में जो ऑक्यूपेशनल चॉइस है उसके 3 लेवल आ गए कि उसके जो पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन थी वो क्या है, उसका अपना एजुकेशन लेवल क्या है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे सपोज हम, बल्कि 2 चीज़ें हम यहाँ पे देख लें, ऑक्यूपेशन पेरेंट्स का की चॉइस क्या थी। अब डेफिनेटली वो जब हम चॉइस की बात करेंगे ना तो उसमें एक चीज़ नहीं आएगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लाइक कोई डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बनना पसंद कर रहे, या जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स में कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई शॉपकीपर था, कोई बिजनेसमैन था, तो ये कैटेगरीज हैं और 2 से ज़्यादा हैं और ऑर्डर के बगैर है, सो ये मल्टीनोमियल। तो इस तरह से दूसरी एग्जांपल है, अ बायोलॉजिस्ट मे बी इंटरेस्टेड इन फूड चॉइसेस दैट एलिगेटर्स मेक। जो मगरमच्छ हैं उनकी जो फूड चॉइस है एलिगेटर्स के लिए, तो उस पर अगर हमें स्टडी करना है तो एलिगेटर्स की जो फूड चॉइस है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, किसी किस्म का एनिमल हो सकता है, ठीक है। और फिर आगे डिपेंड करेगा एलिगेटर की अपनी एज कितनी है, साइज़ कितनी है, कितनी क्वांटिटी उसे चाहिए। तो फूड चॉइस की जब हमने बात कर दी तो उसमें बहुत सी वैरायटी है और ऑर्डर के बगैर वैरायटी है, सो ये भी मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है, एंटरिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स मेक प्रोग्राम चॉइसेस अमंग जनरल प्रोग्राम, वोकेशनल प्रोग्राम एंड एकेडमिक प्रोग्राम। तो अब स्टूडेंट का ये जब एडमिशन लेना है तो एडमिशन चॉइस में बहुत वैरायटी है। जैसे बीएस का स्टूडेंट जब एडमिशन लेने आ रहे हैं तो उसके पास वैरायटी है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है, तो ये भी मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एग्जांपल है। तो अब इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी की इंटरप्रिटेशन और मॉडल फिटिंग पे बात करेंगे। कोई अगर इस वक्त आपके पास क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट है हमारे पास क्लास टाइम के। जी शाबाश। कोई क्वेश्चन? तो आप लोगों के पेपर के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन मिली है हमें, तो उसके मुताबिक 50 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चन
तो अल्लाह का शुक्र है एक पेपर मैंने बना दिया है, 2 उन्होंने मांगे हैं, तो दूसरा पेपर जो है वो भी तकरीबन 80-90% कंप्लीट है। तो ये जो छोटी छोटी थ्योरी की बातें हैं तो और एमसीक्यूज़ की बातें, इन पे नज़र रखें, टाइम निकालें, 1 घंटा आधा घंटा रोज़ नेट पे सर्च करें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एमसीक्यूज़, काई स्क्वायर के एमसीक्यूज़ और ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एमसीक्यूज़, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एमसीक्यूज़, तो वो बड़ा मटेरियल है। ऑड्स रेशो पे एमसीक्यूज़, रिलेटिव रिस्क पे एमसीक्यूज़, आप बस लिखें, टाइप करें और आधा घंटा 40 मिनट आप रोज़ दें और काफ़ी वैरायटी आपको मिलेगी। और मैं ये इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होने जा रहे, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं और आप हमसे पहले आपको इंफॉर्मेशन होती है उसको हम फॉलो करें। सो बी पॉजिटिव और ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये आपके ज़िंदगी के तो नहीं, डिग्री के इख्तितामी लम्हात हैं। तो ऐसा कर दें कि कोई याद करे कि कोई था, कोई बीएस की क्लास आई थी और उसमें कोई आमना थी, कोई पाकीज़ा थी, कोई अदील था, कोई साइमा थी, हाफिज़ा साइमा, पता नहीं नाम सही ले रहा हूँ या नहीं। तो सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, बस अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देना है, तो फिर आपको लोग याद रखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।